हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, तो पिछली वीडियो के क्रम में ही आज ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित वीडियो है और इसमें आरोह पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बिंबों व उपमानों का जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करो। नवीन बिंब और नए उपमान। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह बिंबधर्मी कवि हैं, स्पष्ट करो। उत्तर एक ही होगा। तो देख लेते हैं कि नवीन बिंबों का उपयोग किस प्रकार से किया है और नए उपमानों का प्रयोग कैसे किया है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की एक प्रयोगवादी रचना है। कवि ने इसमें सूर्योदय से पहले के और प्रातःकाल के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नवीन बिंबों तथा प्रतीकों का सहारा लेकर किया है। राख से लिपा हुआ चौका, केसर से धूली काली सील, लाल खड़िया चौक से मली स्लेट आदि प्रतीक तथा बिंब ही कवि के भाव को चित्र के समान सजीव रूप दे रही है। यहाँ पर ही है ये प्रयोगवादी काव्य शैली में कवियों के द्वारा पहले से चले आ रहे बिंबों तथा उपमानों के स्थान पर सर्वदा नए बिंबों का प्रयोग किया गया है। उषा कविता में भोर का दृश्य प्रस्तुत करने के लिए कवि ने आकाश को नीला शंख, राख से लिपा चौका, लाल केसर से धुली काली सील, लाल खड़िया से मली स्लेट तथा नीले जल में खिलती किसी की गोरी देह के समान बताया है। ये सभी उपमान नए हैं, इसलिए कह सकते हैं कि नए बिंबों और नए उपमानों का प्रयोग कवि ने किया है। अगला प्रश्न है, कवि उमाशंकर जोशी ने कागज के पन्ने को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है। तो कवि ने अपने सामने रखे छोटे से चौकोर कागज को अपना चौकोर खेत कहा है। जिस प्रकार खेत में किसान फसल उगाता है, उसी प्रकार कागज पर लिखी हुई कविता कवि की रची गई फसल है। फसल से प्राप्त अन्न तो समाप्त हो जाता है, परंतु कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता। कविता से प्राप्त होने वाला आनंद सदा बना रहता है। कविता एक ऐसा पात्र है जिसमें भरा हुआ रस कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए काव्य को रस का अक्षय पात्र कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कि भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बनाना जानती थी। यहां पर लिखोगे जानती थी, परंतु स्वयं नहीं बदलती थी। उसने महादेवी को मक्के से बनी बासी दलिए को मट्ठे के साथ खाना, बाजरे के तिल मिलाकर बने पोहों को दूसरे दिन खाना, जवार के भुने भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी का स्वादिष्ट होना तथा सफेद महुए की लपसी को संसार का सबसे स्वादिष्ट हलवा मानना क्रियात्मक रूप से सिखाया और अपनी भाषा की अनेक कहावतें उसने महादेवी वर्मा को याद करा दी। इसी कारण महादेवी मानती है कि वह पहले से अधिक देहाती हो गई है। अगला प्रश्न है, भक्तिन का असली नाम क्या था। वह अपना असली नाम क्यों छिपाती थी। उसका भक्ति नाम किसने दिया था। तो भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था। वह अपना असली नाम किसी को नहीं बताती थी। लक्ष्मी या लक्ष्मी समृद्धि का सूचक नाम है। यहाँ जो है लक्ष्मी 6 करना है। लक्ष्मी तो लक्ष्मी यानी लक्ष्मी समृद्धि सूचक नाम है और लक्ष्मी ने सदा दुर्भाग्य को ही झेला है। इस विरोधाभास के कारण
समझदार लक्ष्मी अपना नाम किसी को नहीं बताती। महादेवी ने उसकी कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख ही दिया था। तो लक्ष्मी समृद्धि सूचक नाम है जो उसकी स्थिति के विपरीत था, इसलिए वह किसी को नहीं बताती थी। और ये भक्तिन नाम दिया महादेवी वर्मा ने, उसने जो गले में कंठी माला पहन रखी थी उस आधार पर। प्रश्न नंबर 5 है, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। इस पंक्ति में आंखें चुराने से कवि का क्या आशय है? तो ये प्रश्न उमाशंकर जोशी की जो दूसरी छोटी सी कविता है बगलों के पंख से लिया है। तो कवि का आशय है कि संध्या के समय कजरारे बादलों के मध्य श्वेत बगलों की पंक्ति इतनी मनोरम है, इतनी सुंदर है कि आंखें उनकी उड़ान के पीछे पीछे भागती रहती है। मानो संध्या की श्वेत काया कवि की आंखों को अपने साथ चुराए लिए जा रही है। कवि उस दृश्य से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा है। तो आंखें चुराना मतलब किसी दृश्य को निहारते रह जाना, एक टकटकी लगा करके देखना, क्योंकि दृश्य बहुत मनोरम होता है तो उससे नजरें हटती तक नहीं है। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता की प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भाव से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। जिस प्रकार सूखी उजाड़ प्यासी धरती को बादल वर्षा द्वारा संचित कर तृप्त करते हैं, भूखे गरीब किसान व मजदूरों की आशाओं का संबल बनते हैं, गरज कर बरस कर नव जीवन की शुरुआत करते हैं, ठीक उसी तरह कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है। तो यहाँ पर पति शब्द और कर लेना। पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है, आतंकित हो जाता है, डर जाता है, जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से, यहाँ भी मृग छूटा हुआ है, तो जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से देखते हैं। बड़े बड़े धनिक अपने ऊंचे भवनों से आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं, पर क्रांति के स्वर उन्हें ही कंपित कर देते हैं, उन्हें ही डरा देते हैं। इस क्रांति की बाढ़ में शोषित वर्ग ही लाभान्वित होता है। अतः समाज में शोषितों को उनकी अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता है। इस मूल स्वर को प्रकट करते हुए कवि ने सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्य मतलब विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। शोषकों के प्रति व्यंजनापूर्ण भाव की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता को, आर्थिक भेदभाव को मिटाने पर जोर दिया है। प्रश्न नंबर 7 है, जादू टूटता है इस उषा का अब। उषा का जादू क्या है, वह कैसे टूटता है? तो सूर्योदय होते ही प्रकाश तेज हो जाता है, इससे आकाश का कालापन मिट जाता है, अंधेरा जो है वो समाप्त होने लगता है तथा उषा की लालिमा भी सूर्य की किरणों के रूप में सफेद रंग में बदल जाती है। यहाँ पर ये कोई शब्द नहीं आएगा। तो जैसे ही यानी सूर्योदय होना शुरू होता है, आकाश का अंधेरा दूर होता है और उषा की प्रातःकाल की जो लालिमा है वह भी क्या है, सूर्य के प्रभाव से समाप्त होने लगती है। सूर्य की किरणों के प्रबल होते ही सवेरे की नमी भी सूखी लगने लगती है। जो सौंदर्य उषा के जादू के समान लगता था वह सूर्योदय होते ही अदृश्य हो जाता है और पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है। सौंदर्य का समाप्त होना ही यहाँ पर कवि ने उषा का जादू टूटना कहा है। अगला प्रश्न 8 का है, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कैसे कहते हैं? तो ये तीनों प्रश्न मैंने तुलसीदास जी के अध्याय की जो व्याख्याएं करवाई है वहां पर करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तुलसीदास जी से संबंधित,
तो तुलसीदास जी को जातीय कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, प्रचलित सभी रचना शैलियों का प्रतिनिधित्व किया है। उस समय जो रचना शैली थी उन सभी में अपना काव्य लिखा है, दोनों भाषाओं में लिखा है। उस समय की प्रचलित अवधी और ब्रज तथा उस समय की प्रसिद्ध लोक कथा सीताराम और राधा कृष्ण दोनों के ऊपर उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। तो इसके साथ ही उन्होंने क्या रचा है, महाकाव्य जैसी रचना भी रची है और गीति काव्य भी लिखा है। इसलिए कह सकते हैं कि तुलसीदास एक हिंदी के जातीय कवि हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास समन्वयवाद के कवि है, स्पष्ट करो। तो तुलसीदास जो है समन्वयवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनका सारा काव्य ही क्या है, समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने गारस्ते और वैराग्य का समन्वय किया है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया है, भाषा और संस्कृति का किया है, निर्गुण और सगुण का किया है, पुराण और काव्य का किया है, अनाशब्द और चिंतन का भी इन्होंने क्या किया है, समन्वय किया है। तो कह सकते हैं कि तुलसीदास समन्वयवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और रामविलाप प्रसंग के आधार पर नारी के प्रति तुलसी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पर कुछ आलोचक ये भी कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने पुरुषों की अपेक्षा नारी को कमजोर सिद्ध किया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। उस समय की समाज की स्थिति को समझना, समाज की विचारधारा को समझना भी जरूरी है। तथा तुलसीदास जी ने राम के मुख से ये बात कहलवाई है। तो और राम जो है उस समय विलाप कर रहे हैं। विलाप जो है जब किया जाता है, किसी भी व्यक्ति अत्यधिक पीड़ित होता है, दुखी होता है, तब विलाप करता है। तो राम यहाँ पर अत्यधिक दुखी हैं और विलाप की अवस्था में वो क्या बोल रहे हैं उन्हें पता तक नहीं है। इसलिए कुछ जो वाक्य हैं वो नारी के संबंध में जो तुलसीदास जी ने कहे हैं वो पुरुषों की अपेक्षा नारी को कमजोर सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कवि का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। ये तीनों प्रश्न मैंने तुलसीदास जी वाली व्याख्याओं में करवा दिए हैं, इसलिए आप इसका विस्तृत रूप वहां जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।